चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। कल हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक न्यूज़ देखी थी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक जवाब दायर किया था। किसी व्यक्ति ने एक जनहित याचिका दायर करी थी जिसमें ये डिमांड करी गई थी कि कोविड-19 के कारण जो डेथें हो रही हैं उन लोगों को 4 लाख रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए। इसी के जवाब में केंद्र सरकार ने क्या कहा था, कोरोना की जो महामारी है वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए हम जो है मुआवजा नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात ये है, टैक्स का कलेक्शन कम हुआ है, ऑलरेडी से हमारे पास पैसे की कमी है, इसी के चलते चलते हम जो है मुआवजा नहीं दे सकते हैं। कल केंद्र सरकार ने ऐसा जवाब दिया था। अब आज जवाब कुछ और दी है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कह रही है कि ऐसा बात नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम पैसे को डायरेक्टली लोगों को नहीं देना चाहते, हम उसको कहीं किसी और दूसरे रूप में देना चाहते हैं, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हम हिंदी में कहते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, और इसको 2005 में भारत सरकार द्वारा जो भी आपदा आती है उसका वो अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सके और जितने भी आपदा से जुड़े मामले हैं उनको निपटाने के लिए इसको पारित किया गया था। लेकिन इसको लागू किया गया था जनवरी 2006 में। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें कि क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, जो कोई भी यदि आपदा आती है तो उसको हम कैसे करके निपट सकते हैं, इसके लिए हमें रणनीति बनाना है। दूसरी बात, हमें अपनी कैपेसिटी को भी बिल्ड करना है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से हम इस प्रकार की प्रॉब्लम से निपट सकें। और ये जो अधिनियम है ना, इसको 2005 के नाम से ही जाना जाता है। इसमें इसकी जो धारा 2D है, इसमें बताया गया है कि हम आपदा किसको कहेंगे। आपदा का मतलब होता है चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न हो, किसी भी क्षेत्र में तबाही होना, दुर्घटना होना आपदा या फिर गंभीर घटना कहलाती है। इस प्रकार से इसको धारा 2D में परिभाषित किया गया है। और यहीं से हमने एक चीज़ देखे हैं कि इसका जो सेक्शन 12 है, इसमें बताया गया है कि सरकार को इसमें मुआवजा देने का भी प्रावधान है। इसी के तहत तो जो व्यक्ति है उसने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। अब हम अधिनियम की कुछ कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जैसे कि इसकी नोडल एजेंसी कौन है। तो ये अधिनियम गृह मंत्रालय को पूरे जो राष्ट्रीय प्रबंधन है ना उसे संचालित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता। मतलब आप समझ लीजिए कि गृह मंत्रालय के अंडर में ये सेक्टर चला गया। अब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कौन कौन सी संरचनाएं बनाई गई हैं। तो ये ना नेशनल लेवल पर, राज्य लेवल पर और जिला स्तर पर, मतलब हमें तीनों लेवल पर एक संस्थाएं बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है। अब कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं। नेशनल लेवल पर हमें मिलेगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इस प्रकार से ये नेशनल लेवल पर कुछ संस्थाएं हैं। अब सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बात आ जाती है पैसे की। यदि सरकार को किसी भी आपदा से निपटना है, जैसे कोरोना की महामारी चल रही है, कोरोना की महामारी से निपटना है, बाढ़ से, भूकंप से, सूखा से, तो सरकार को चाहिए पैसा। तो इस अधिनियम में इमरजेंसी प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और राज्य तथा जिला स्तर पर भी इसी तरह की राशि को इकट्ठा करने के लिए वित्तीय तंत्र आप बना सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। और यदि हम देखें इसमें
क्या आपराधिक दंड भी दिया गया है, क्या हमारी कोई ड्यूटी भी रहती है इस एक्ट में बताई गई है। तो इसके कई सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसमें उल्लंघन यदि आप नियम कानून का करोगे तो दंड का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, जब भी ये लागू होता है और यदि आप आदेशों का पालन करने से इनकार कर देते हो तो ऐसे व्यक्ति को अधिनियम धारा सेक्शन 51 के अंतर्गत 1 साल तक जेल या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर एक साथ जेल भी और जुर्माना भी हो सकता है। अब यदि इस आदेश का कोई पालन कर रहा है और किसी की मृत्यु हो गई तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। मतलब इस अनुपाल, जैसे कि कोई व्यक्ति इसका पालन, नियम कानून का पालन कर रहा था, लेकिन यदि उसकी डेथ हो जाती, लेकिन डेथ भी किसी व्यक्ति के कारण हो रही है, तो उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, मान के चलिए एक व्यक्ति है जो नियम कानून का पालन कर रहा है, लेकिन पता चला किसी और के कारण इसकी डेथ हो जाती है, तो इस व्यक्ति को ही 2 साल की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। अब आगे हम न्यूज़ को और भी देख लेते हैं कौन कौन सी बातें इसमें बताई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, क्या आपने कोई डिसीजन लिए हो कि नहीं लिए हो, जो एक्स ग्रेटिया है उसको पे करने के लिए ज़रूरत है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने किया है। तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया है, देखो हमारा जो फोकस है ना, यूनियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हमारे पास पैसा है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो फोकस ऐसा है कि हम उस फंड को फूड में, मेडिकल केयर में, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और इकोनॉमी को और भी ज़्यादा रिकवर करने में हम उसको लगाना चाहते हैं। हम जो है 1 टाइम कंपनसेशन 4 लाख रुपया ईच फैमिली को नहीं दे सकते, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। इसके बाद इसमें ट्विटर वाली भी बात आई है। ठीक है, अब ट्विटर में भी कई लोग ऐसे रहते हैं जो कि सरकार की आलोचना कर देते हैं, तो इसी के चक्कर में सरकार फिर भड़क जाती है। इसमें ट्विटर का भी उल्लेख किया गया है कि ट्विटर में हमने जो जवाब दिए थे उसका गलत तरीके से टोर मड़ोड़ के पेश किया गया है, ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें ट्विटर से कोई लेना देना नहीं है, आप इधर की बात करिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। इसको हम राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी कहते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। एक प्रकार का विशेष, एक कहना चाहिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड अदालत है जो पर्यावरण का संरक्षण करती है, वनों को संरक्षित करती है, और जो भी इससे रिलेटेड मामले आते हैं इसके पास में उसकी सुनवाई अलग से करती है। अब चूँकि हम जानते हैं कि हमारे जो कोर्ट हैं, अदालतें हैं, उसमें कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो अब यदि उन पर पर्यावरण से रिलेटेड भी मुद्दे की सुनवाई होती है, तो अब ये जो ऐसे मुद्दे हैं कि इनमें तुरंत सुनवाई की ज़रूरत है। यदि इनमें हम लेट करेंगे तो प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसी के चलते चलते सरकार ने अलग से एक प्रकार से कोर्ट ही बना दी थी, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये कोर्ट नहीं है, ये ट्रिब्यूनल है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और बात है इससे रिलेटेड। देखो, इसका जो हेड वाला जो ब्रांच है ना, जिसको हम प्रधान पीठ कहते हैं, नई दिल्ली में है, और इसके अलावा भी इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में। अन्य 4 पीठें यहाँ पर, टोटल देखें तो 5 हो गई। इसमें कौन कौन होता है? इसमें रहता है एक अध्यक्ष, भारत के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश रहेंगे, या फिर उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश रहेगा, और भी कुछ न्यायिक सदस्य रहते हैं, कुछ विशेषज्ञ भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अब अलग अलग कैटेगरी में जो सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं, उन सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 रह सकती है, और यदि सरकार चाहे बढ़ाना तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 कर सकती है। तो एनजीटी वाला
जो न्यूज़ हम देखे हैं इसमें नजफगढ़ लेक से रिलेटेड बात आई है। तो नजफगढ़ जो लेक है ना, वो उसका संबंध है सीधे सीधे एक ड्रेन से। कौन सा ड्रेन? नजफगढ़ ड्रेन। ये एक प्रकार से साहिबी जो रिवर थी ना, उसका पार्ट था, जो कि अब नहीं रही है। साहिबी रिवर ओरिजिनेट होती है अरावली से, ऑन द राजस्थान हरियाणा बॉर्डर। इसके बाद 41 किलोमीटर लंबा है ये ड्रेन, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड इन द दिल्ली एनसीआर एज अनट्रीटेड सीवेज फ्लोस इनटू इट। ये बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड ड्रेन है, क्योंकि सीवेज का पानी यहाँ से बहता है जो कि अनट्रीटेड रहता है, बस बिना ट्रीटमेंट किए ही उसको इस नाले में छोड़ दिया जाता है। अब हम बात करें नजफगढ़ लेक की। ये जो नजफगढ़ लेक है साउथ वेस्ट दिल्ली और हरियाणा में पड़ती है। इसको क्रिएट करता है यही ड्रेन जिसका नाम हम अभी देखें। यदि हम करेंटली देखें ना, तो 7 किलोमीटर लंबी लेक स्थित है कहाँ पर? दिल्ली और हरियाणा दोनों के बीचों बीच में स्थित है। तो देखो, चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, इन्होंने चीफ सेक्रेटरीज ऑफ दिल्ली और हरियाणा दोनों को कुछ दिशा निर्देश जारी करे हैं। इनका कहना है कि आप जो भी डिपार्टमेंट है ना, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करिए। दूसरी बात, इंक्रोचमेंट, अवैध रूप से जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको आपको हटाना है। अनट्रीटेड सीवेज वाटर इस लेक में आ रहा है तो उसको भी रोकने का काम आपका है, और जो भी एक्शन आप ले सकते हैं लीजिए, ऐसा एनजीटी का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बीटी कॉटन से रिलेटेड। बीटी कॉटन से रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हमें जीएम क्रॉप के बारे में समझना होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो यदि हम ऐसी क्रॉप को डेवलप करें जिसमें हम जिस प्रकार के गुण चाहते हैं उसमें उस प्रकार की क्वालिटी हो, तो हमें क्या करना होगा, उस क्रॉप के बीज में हमें अन्य क्रॉप के बीज को इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे इस बीज में जो रेसिस्टेंस है, जो क्वालिटी है, वो यदि हम इस बीज में लाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसके जीन्स को इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं जीएम क्रॉप। ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे कि मैं अपने खेत में काम करता हूँ, ठीक है, और यदि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव ना करूँ, मैं घासों को मारने के लिए जो कीटनाशकों का छिड़काव कर रहा हूँ वो भी ना करूँ, यदि मुझे अपनी फसलों को कीट पतंगों से बचाना है जो कि वो उनको खा जाते हैं, उसके लिए भी मैं कीटनाशकों का छिड़काव ना करूँ, तो मुझे ऐसा बीज चाहिए जो कि उनका प्रतिरोध कर सके, उनका रेजिस्टेंस कर सके। तो उसी के लिए बनाई जाती है जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप ऐसी रहती है, घास का भी प्रतिरोध कर देगी, कीड़े मकोड़े भी उसको नहीं खा पाएंगे, इतना प्रतिरोधक क्षमता उसमें रहती है। और इसी के चलते चलते फिर किसान लोग जो है रसायन कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए जीएम क्रॉप का डेवलप किया गया था। अब यदि हम पहली जीएम क्रॉप की बात करें ना, तो फर्स्ट जीएम क्रॉप की जो वैरायटी है अप्रूव की गई थी कमेरिकल यूज़ के लिए, वो थी बीटी कॉटन बोलगार्ड फर्स्ट, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी अगेंस्ट द पिंक बुलवॉर्म। इससे फसल को बचाने के लिए ही इस बीटी कॉटन का इजाद किया गया था, ठीक है। इसको डेवलप किया गया था मोनसेंटो के द्वारा और इसका यूज़ किया गया था 2002 में। इसके बाद फिर मोनसेंटो ने एक और बुलगार्ड सेकंड रिलीज़ किया 2006 में। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। देखिए, भारत की सरकार ने बीटी कॉटन को एडॉप्ट किया था। उस एडॉप्शन से हमारे देश को लाभ हुआ है, ऐसा एक स्टडी का कहना है।
स्टडी में ये बात सामने आई है कि अब लोग जो है ना इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और इसी के चलते चलते अब इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है ना वो भी इसके कारण प्रभावित नहीं हो रहा है, ऐसा स्टडी में कहा गया है। देखो, बीटी कॉटन से फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा कि निगेटिव इम्पैक्ट रहा, ऐसी बहुत सारी डिबेट चलती रहती है। लेकिन अभी एक रिसेंट स्टडी सामने आई है जिसका टाइटल दिया गया है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ बीटी कॉटन एन एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। इसमें ये बात कही गई है, इसको जब पंजाब में एडॉप्शन किया गया है ना, 10 को हो गए हैं। इसमें ये रिजल्ट सामने आया है कि नेट जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, वो देखने को हमें मिला है। ये जो रिसर्च की गई थी इसको फंड प्रोवाइड किया गया था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिवीज़न के द्वारा। अब ये किसका हिस्सा है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसमें भी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इम्पैक्ट एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़। बीटी कॉटन में यहाँ पर कुछ बात के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। बीटी, जिसको बेसिलस थ्रुंगिनेसिस कहा जाता है, कॉटन कहा जाता है, इसको कमेरिकल रूप से ग्रोन किया गया था हमारे इंडिया में। पिछले 19 साल से इसको उगाया जा रहा है, ठीक है। पंजाब की यदि हम बात करें तो बीटी कॉटन वाज रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन इन 2005। बीटी कॉटन का यूज़ 2005 से पंजाब में हो रहा है। और क्या क्या बातें दी गई हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखें तो बेल से रिलेटेड है, ठीक है। लगातार न्यूज़ में रहती ही है बेल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जमानत। बेल कई प्रकार से होती है, जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल और एक होती है रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है अग्रिम जमानत, और रेगुलर बेल का मतलब होता है अंतरिम जमानत होता है। तो हम सबसे पहले तो बेल को समझते हैं, जमानत क्या होती है। देखो, जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो अब यदि हमें उसको जेल से छुड़वाना है तो कोर्ट या फिर पुलिस से जो ऑर्डर मिलेगा उस आदेश को जमानत या फिर बेल कहा जाता है। टाइप्स ऑफ बेल देखें तो एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल 2 प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं अग्रिम जमानत की, मतलब एंटीसिपेटरी बेल। अब यदि किसी आरोपी को पहले से ही लग रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है तो वो इसके लिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। यदि न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी तो अगले आदेश आने तक आरोपी को उस केस में कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये हो गया ना एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है, हमने पहले से ही लगा दिया है, हम पहले से ही तैयार हैं। रेगुलर बेल क्या होता है? यदि आपको जेल हो जाती है, ठीक है, आपके विरुद्ध ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग चल रहा है, तो उस दौरान आरोपी सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत अदालत से जमानत मांग सकता है। इसमें क्या होता है, आरोपी को रेगुलर बेल या फिर अंतरिम जमानत दे दी जाती है। रेगुलर बेल या फिर अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट आरोपी से मुचलका भरवाएगा। और दूसरी बात ये है, जमानत के दौरान जो अपराधी है कोर्ट के निर्देशों का पालन करना उसको ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है। हमारी आर्मी में कुछ नए हेलीकॉप्टर शामिल होने वाले हैं जिसको हमारे इंडिया में ही बनाया गया है। इंडिजीनियस LUHS इनका नाम रखा गया है, और इसकी जो पहली खेप है हमको दिसंबर 2022 में मिल जाएगी। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है, तो इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को। इसकी डिज़ाइनिंग भी
और इसका डेवलपमेंट भी दोनों HAL ने किया है। ठीक है, तो LUH का मतलब होता है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। हमारे पास ऑलरेडी जो हेलीकॉप्टर है चीता और जो चेतक है, इनकी एज काफ़ी हो गई है, तो अब ये इनकी जगह लेंगे। अभी जो 6 इंडिजीनियस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आ रहे हैं वो, तो केवल वो चीता और चेतक ही नहीं, इसके साथ साथ में एक और नाम यहाँ पर बताया गया है, रसियन हेलीकॉप्टर, रसियन KA-2260 हेलीकॉप्टर। ये भी अब ये काम ना करके नए वाले हेलीकॉप्टर काम करेंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मिज़ोरम से। तो आज हम मिज़ोरम के बारे में कुछ बातें जानेंगे, इसके साथ में ही इसका मैप देख लेते रहेंगे, ताकि स्टेट वाला मैप और जो फॉरेन कंट्री वाला जो मैप है हमारा कंप्लीट होते रहे। येलो कलर जो आप देख रहे हैं यही है मिज़ोरम स्टेट। मिज़ोरम पड़ता है हमारे इंडिया के पूर्वी वाले हिस्से में। यदि हम इसकी मेजर बॉर्डर की बात करें तो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है ये इसके पूर्वी और दक्षिणी वाले हिस्से में। यदि इसके हम नॉर्थ में जाएंगे तो मणिपुर के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके साथ में असम के साथ बाउंड्री शेयर होती है और फिर बाउंड्री शेयर होती है त्रिपुरा के साथ में और फिर बांग्लादेश के साथ में। तो टोटल यदि हम देखें तो म्यांमार, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश। ठीक है, एक तो बांग्लादेश के साथ में शेयर कर रहा है, दूसरा म्यांमार के साथ में फॉरेन कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। स्टेट की बात कर लें तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर 3 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल और एक और यहाँ की मेजर सिटी है लुंगलेई। अब यदि हम इसके बारे में कुछ और जानकारी जानना चाहें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, 1987 को इसकी स्थापना होती है। यदि हम इसकी भाषा देखें तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज बोल जाती हैं, एक तो मिजो है और दूसरी है इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर 2 ही भाषा का उल्लेख किया गया। साक्षरता यहाँ पर बहुत अच्छी है, 91.58%। राजधानी इसकी आइजोल है। जनसंख्या यदि घनत्व देखें ना तो इसका जनसंख्या घनत्व है 52। यहाँ का लिंगानुपात है 975 और यहाँ पर टोटल ज़िले पड़ते हैं 8। अब यदि कुछ नया ऐड हुआ होगा तो वो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो जानकारी वो यही है कि यहाँ पर 8 ज़िले हैं। हिस्ट्री की बात करें ना तो मिज़ोरम फरवरी 1987 में भारत का 23वां राज्य बना था। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ये असम का एक ज़िला था। अब भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में 1986 में एक समझौता होता है। इसी के चलते 20 फरवरी 1987 को ये एक पूर्ण राज्य बन जाता है। देखो, मिजोरम हमारे पूरब और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश के मध्य स्थित है। इसके चलते चलते सामरिक दृष्टि से काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ज़्यादातर ये कृषि प्रधान स्टेट है। ठीक है, और यहाँ यदि कृषि भी देखें ना तो झूम प्रणाली है या स्थानांतरित कृषि कहती। एक जगह को साफ किए, कुछ दिन खेती किए, फिर वहाँ से दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ भी ऐसे ही काम करने लगे। जब यहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो गई तो फिर से उसी जगह में रिटर्न आ गए। इस प्रकार से यहाँ पर झूम कृषि होती है और ये अपने बिना रेशे वाले अदरक के लिए फेमस है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो कैश प्राइज़ को अनाउंस किया गया है फॉर नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। मिजोरम की गवर्नमेंट से इस प्रकार की घोषणा की गई है कि जो व्यक्ति जिसके ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन हैं वो घोषणा करेगा ना तो उसको हम कैश प्राइज़ देंगे। मिजोरम के स्पोर्ट मिनिस्टर रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने अनाउंस किया है कैश इंसेंटिव और ऑफ 1 लाख टू
ऐसे लिविंग पेरेंट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हिज कंस्टिट्यूंसी, ताकि वो इनकरेज कर सकें पॉपुलेशन ग्रोथ एमंग द डेमोग्राफिकली स्मॉल मिजो कम्युनिटी। ठीक है, अब कई जगह तो हम देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम जनसंख्या को कम करें, जैसे अभी अभी असम की ही न्यूज़ आई थी। लेकिन यहाँ पर इनका भी कोई ख़ास उद्देश्य है, क्योंकि जो मिजो कम्युनिटी है यहाँ की, मिजोरम की, वो चाहते हैं कि जो कम संख्या है इनकी वो उसमें बढ़ोतरी हो। ठीक है, जैसे सरकार यदि किसी पार्टिकुलर एसटी कैटेगरी जो होती है ना, पीवीटीजी ग्रुप, उनकी संख्या को बढ़ावा देना चाहे तो सरकार ऐसी घोषणा कर सकती है। ठीक इसी प्रकार की घोषणा मिजोरम के स्पोर्ट मिनिस्टर ने करा है कि जो भी बताएगा जिसके यहाँ हाईएस्ट चिल्ड्रन हैं, हम उसको 1 लाख रुपया देंगे, ताकि मिजो कम्युनिटी की पॉपुलेशन ग्रोथ हो सके। फॉरेन वाले पेज से देखें ना हम, तो न्यूज़ आई है अफ़गानिस्तान और यूएस के रिलेशन से रिलेटेड। अमेरिका और नाटो की सेना अफ़गानिस्तान से वापस अब अपने इधर जाने लगी, अपने घर। अब बात आ जाती है अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमने देखे थे कि अफ़गानिस्तान का जो एयरपोर्ट है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी टर्की ले रहा था शायद। तो अब यूएस का ऐसा कहना है कि हमारी सेना यहाँ से जा ज़रूर रही है, लेकिन इसके बाद भी हम जो है अफ़गान के पीपुल को सपोर्ट करते रहेंगे, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, चाहे वहाँ के अल्पसंख्यक हों, हम सबका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगली जो बैठक है वो अमेरिका और अफ़गानिस्तान के जो लीडर हैं उनके बीच में होने वाली है। अब यदि हम बात ये करें कि कब से उन्होंने सेना को वापस लाना चालू कर दिया है, तो देखो 1 मई से इन्होंने चालू कर दिया था और ये एक्सपेक्ट किया था कि हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपना काम 11 सितंबर तक। ठीक है, जब 20वीं एनिवर्सरी मनाएंगे हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो टेरर अटैक हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में, उसका यूनाइटेड स्टेट ने कमिटमेंट किया है कि हम सपोर्ट करेंगे अफ़गान पीपुल का, चाहे वो डिप्लोमेटिक सहायता हो, चाहे इकोनॉमिक सहायता हो, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो। ठीक है, अफ़गानिस्तान के पीपल, अफ़गानिस्तान की वुमेन, गर्ल्स और माइनॉरिटी सब इसमें शामिल है। लेकिन यदि हम देखें ना, शांति की जो वार्ता थी, शांति की जो बातचीत थी कतर में हुई थी अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, उसमें कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को हमको नहीं मिला था। तालिबान ने संडे के दिन कहा था कि हम जो है अफ़गानिस्तान को जीनियन इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और जो इस्लाम के रूल्स हैं उसी के अनुसार सबको चलना होगा। ठीक है, और इसी के अनुसार वो सबको राइट देंगे, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो कोई भी हो। और अभी तक हम देख रहे हैं कि वायलेंस जो है कंटिन्यू ही रहा है, अभी तक थमा नहीं है। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से देखें हम, तो हम कोशिश यही करते हैं कि मैप में हम किसी नए देश को देखें, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, इंडिया, ये सब देशों की न्यूज़ तो कंटिन्यूसली आती ही रहती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नए नए देश का हम मैप देखते रहें। तो आज हम आर्मेनिया का मैप देखेंगे, क्योंकि आर्मेनिया से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है फॉरेन वाले पेज में। आर्मेनिया किस महाद्वीप में है? तो आर्मेनिया पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ना, यही है पूरा यूरोप, और इसी में ये जो ब्लैक एरो है इसी से दर्शाया गया है आर्मेनिया को। एकदम नीचे तरफ में पड़ता है यूरोप के दक्षिण और पूर्व वाले हिस्से में आर्मेनिया। पार्टिकुलरली यदि इसकी लोकेशन हम देखें तो कर्क रेखा के 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है उसके ये ऊपर पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ वाले हिस्से में। कौन कौन से सी इसके किस तरफ पड़ते हैं? तो अरब सागर आर्मेनिया के पड़ेगा दक्षिणी वाले हिस्से में, मेडिटेरियन सी पड़ेगा इसके पश्चिमी वाले हिस्से में। ये मेडिटेरियन सी आप देख रहे हैं, अरब सागर हो गया नीचे, और अरल सागर
इसके पूर्वी वाले हिस्से में पड़ता है। कैस्पियन सागर भी इसके पूर्वी वाले हिस्से में पड़ता है, और यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि कैस्पियन सागर इसकी बाउंड्रीज को शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, दूसरे मैप में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ब्लैक सी की लोकेशन देखें तो ब्लैक सी इसके पड़ता है नॉर्थ वाले हिस्से में और पश्चिमी वाले हिस्से में। अब हम बात कर लेते हैं पार्टिकुलर इसकी बाउंड्रीज़ की, किस किस के साथ बाउंड्री को अपनी शेयर करता है आर्मेनिया। इसकी डायरेक्शन हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो यदि हम इसके नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो नॉर्थ में ये जॉर्जिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। इसके बाद अपनी बाउंड्री को शेयर करता है टर्की के साथ में। टर्की के बाद फिर बाउंड्री को शेयर करता है अपनी ईरान के साथ में। फिर अजरबैजान है और ये भी अजरबैजान है। तो अजरबैजान इसके पड़ता है पूर्वी वाले हिस्से की तरफ। अजरबैजान नॉर्थ से चालू होता है और साउथ तक जाता है पूर्वी वाले तट पर, पूर्वी वाले हिस्से की तरफ आर्मेनिया की। और यदि हम ईरान की बात करें तो आर्मेनिया का जो साउथ वाला हिस्सा है वहाँ पर स्थित है ईरान। फिर अजरबैजान फिर से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसका जो किनारा है पश्चिमी वाला उधर पर, पश्चिमी और दक्षिणी वाले हिस्से में फिर से अजरबैजान अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद फिर यदि हम ऊपर बढ़ते हैं तो इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और जो पश्चिमी वाला हिस्सा है तो उधर टर्की अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है और जॉर्जिया इसके नॉर्थ में स्थित है। बात यदि हम न्यूज़ की करें तो आर्मेनिया पीएम ने फिर से जो है जीत लिया है मेजॉरिटी, अभी जो चुनाव हुए थे उसमें। ठीक है, लोगों का बहुत गुस्सा था, इसके बावजूद भी ये जो है जीत गए हैं। इनके ऊपर वाइडली ब्लेम किया जाता है फॉर सेडिंग टेरिटरी टू अजरबैजान। हमने देखे थे ना, जैसे कि ये बीच में हो गया आर्मेनिया, इधर भी अजरबैजान है और ये वाला भी हिस्सा जो है अजरबैजान यहाँ पर भी आ गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसने ना अपनी टेरिटरी को अजरबैजान को सौंप दिया था, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। तो आर्मेनिया के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पाशिनियान, इन्होंने पावर अब जो है ले ली है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। ठीक है, इससे इनकी जो अथॉरिटी है ना वो बूस्ट हो गई है। इतनी ज़्यादा वाइडली ब्लेम्ड होने पर काहे के लिए मिलिट्री डिफीट लास्ट ईयर जो हुई थी, कौन से रीजन में, नागोर्नो काराबाख रीजन में। अब इनकी पार्टी को यदि हम देखें तो इनकी पार्टी का नाम है सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। इन्होंने वॉन की है 53.92% ऑफ वोट कास्ट इन द संडेज स्नैप इलेक्शन।